नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं यानी फार्मासिस्ट का जो पेपर हुआ था उस पेपर में जो हरियाणा इंडिया जीके जो आपकी आई हुई थी उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। खास करके मैंने प्रीवियस पेपर भी आपको करवाए हुए थे एचएसएससी के, और 45 सेट जो बिरजपाल सर ने जो बना रखे थे हरियाणा और इंडिया जीके से संबंधित, उन्हीं जो पीडीएफों में से आपके 22 और 23 क्वेश्चन आए हुए हैं इस फार्मासिस्ट के पेपर में। जिन बच्चों ने उन पीडीएफों का अध्ययन किया है और पीडीएफों का अध्ययन करके वो बच्चे पेपर देने गए वो तो सफल है। खास करके एक पंचकुला से अंबाला से बच्चों के कमेंट भी आए थे भी सर आपकी जो 45 पीडीएफ जो थी, ठीक है भी, उन पीडीएफों का हमें बहुत लाभ मिला। उन्हीं में से क्या है आपके 22 से 23 क्वेश्चन जो फार्मासिस्ट का पेपर लिया है एचएसएससी ने उसके अंदर आए हुए थे। तो आज जो उस पेपर में जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम क्या करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। ठीक है भी। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था यानी हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। तो वो 40 सेट जिस बच्चे के पास है, 40-45 सेट जो है उन सेटों का भी क्या करो आप अध्ययन करो, और जल्दी आपको क्या है हरियाणा और इंडिया जीके की उन्हीं सेटों से संबंधित यानी एचएसएससी के प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उनसे संबंधित बिरजपाल सर ने एक बुक तैयार की है। वो बुक भी आपको जल्द मिलेगी आप सभी बच्चों को। ठीक है भी, हो सकता है कह रहे हैं 16 तारीख के समथिंग आपको क्या है 16 तारीख को वो क्या बुक मिल जाएगी, तो पब्लिश होने के लिए गई हुई है। तो उसका अध्ययन करो भी, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं सभी के सभी एचएसएससी के जितने भी पेपर है। तो आज फार्मासिस्ट का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आए हुए उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा है। हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? बहुत सैकड़ों बार मैंने इस क्वेश्चन को बताया। इब्राहिम लोदी का जैसे जिक्र किया है भी, इब्राहिम लोदी भी, ठीक है भी। इब्राहिम लोदी का क्या पूछा है? मकबरा पूछा है भी। मकबरा कहां पर है भी? मकबरा इंपॉर्टेंट है भी। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा आपका पानीपत में है भी। कई बार मैंने बताया है भी इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? पानीपत के अंदर है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ लड़ता हुआ इब्राहिम लोदी क्या है? मारा जाता है। मैदान में मारा जाने वाला पहला सेनापति के रूप में इसको हमें जानते हैं। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था भी। लोदी वंश का क्या था? अंतिम शासक था, और इसकी मृत्यु कहां हुई थी? पानीपत में। और पानीपत में क्या इसका मकबरा है भी। इसके पिता के बारे में अगर आपसे जिक्र करें भी, सिकंदर लोदी था भी, यानी इब्राहिम लोदी का पिता कौन था? सिकंदर लोदी था भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सिकंदर लोदी का बहलोल लोदी पिता था भी, ठीक है भी। और बहलोल लोदी वंश का क्या था? संस्थापक था। अफगान थे भी। ये कौन थे आपको क्लियर होना चाहिए? अफगान थे। तो पानीपत के अंदर ही इब्राहिम लोदी का क्या है? मकबरा है। इंपॉर्टेंट है, क्लियर करो। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम सैकड़ों बार मैंने बताया था भी। महेंद्रगढ़ देखो, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए महेंद्रगढ़ जो है ये इसका जो प्राचीन नाम है वो कानोड़ है भी। क्या है? कानोड़, ठीक है भी। कानोड़ का किला भी है महेंद्रगढ़ में, जैसे जिक्र करते हैं कानोड़ का। माधोगढ़ का किला का भी जैसे हम जिक्र करते हैं महेंद्रगढ़। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था उस समय आपको ध्यान होना चाहिए 7 जिलों में आपका महेंद्रगढ़ जिला भी था। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होके नारनौल में है भी। कहां पर है? नारनौल। क्लियर होना चाहिए। खासकर 1486 का जैसे जिक्र करते मैंने कई बार आपको बताया, यहीं पर शेरशाह सूरी का क्या हुआ था? जन्म भी हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का भी यहां पर मकबरा भी है नारनौल का जैसे। तो महेंद्रगढ़ का मैंने सैकड़ों बार आपको बताया था अभी। कानोड़ प्राचीन नाम क्या है? कानोड़। और महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है। जितने भी खनिज हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मिलते हैं ना वो कहां पर मिलते हैं? आपके महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन महेंद्रगढ़ का दे रखा था एक ऑप्शन, एक जयंतीपुरी, ये जींद का है भी। क्या है? जयंतीपुरी जींद का है। पंचमपुर ये पंचकुला के अधीन जो पिंजौर आता है, पिंजौर का नाम था। और नर राष्ट्र ये नारनौल का था भी। नर राष्ट्र किसका था? ये नारनौल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निगम में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राखीगढ़ी का दे रखा था भी, राजमुकुट है। राखीगढ़ी आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थान कौन सा है? वो आपका राखीगढ़ी है भी। राखीगढ़ी है। राज का मुकुट यहां गलत है ये ऑप्शन। कुनाल जुता हुआ खेत, ठीक है भी। यानी राखीगढ़ी का जैसे जिक्र किया है इसने राखीगढ़ी का, उसके बाद में कुनाल का जैसे जिक्र किया है कुनाल, और बनावाली का जैसे जिक्र किया भी बनावाली, ठीक है भी। तो ये दे रखा था। एक ऐसा दे रखा भी इनमें से कोई नहीं है भी, इनमें से कोई नहीं है। तो राखीगढ़ी में राजमुकुट नहीं मिला है। राखीगढ़ी जरूर हरियाणा का सबसे बड़े नगर के रूप में जानते हैं।
ठीक है। उसके बाद में कुनाल के अंदर जुते हुए खेतों का जैसे बताया, जुते हुए खेत कुनाल में नहीं मिले, जुते हुए खेत मिले हमें सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा के अंदर। कहां पर मिले हमें? कालीबंगा के अंदर मिले। बनावली का जिसे जिक्र करते हैं ना, बनावली हड़प्पा सभ्यता का एक विकसित नगर के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है भी। तो बनावली हड़प्पा सभ्यता का क्या एक विकसित नगर है। देखो अब समझना इस क्वेश्चन को भी, इन जो ऑप्शनों में दिया है इनमें से हमें छांटना है। अगर आपसे पूछे भी हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल हरियाणा में कौन सा है, तो सबसे प्राचीन स्थल हरियाणा का वो है आपका भीरढाणा। अगर आपसे बड़ा पूछे भी हरियाणा में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा आपको कौन सा बताना है? बड़ा बताना आपको राखी गढ़ी भी। भारत का जैसे जिक्र करते हैं सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है धोलावीरा। मैंने कई बार आपको बताया, पानी संचय के लिए जो जाना जाता है, स्टेडियम के लिए जो जाना जाता है, ठीक है, धोलावीरा। दूसरा सबसे बड़ा नगर है वो आपका राखी गढ़ी है। विकसित नगर का हम जिक्र करते तो मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता के विकसित नगर भारत में 3 है, कालीबंगा, लोथल और बनावली। तो यहां हम किसको ठीक कर सकते हैं? बनावली को ठीक कर सकते हैं, ठीक है भी। ये चीज आप क्लियर। तो सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल, वैसे तो देखो इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल पूछे, विकसित स्थल बताते तो हम क्या बताते? बनावली घग्गर नदी के किनारे, ठीक है भी। तो ये चीज आप क्लियर कर। हरियाणा का थानेसर किस राजा की राजधानी रहा है? थानेसर का जैसे जिक्र किया है सैकड़ों बार आपको बताया मैंने भी, थानेसर जिसको प्राचीन काल में स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता है, हवेनसांग की सियुकी में जिसका वर्णन है, ठीक है भी। और भी प्राचीन जो ग्रंथ है, कादंबरी का जैसे जिक्र करते हैं, हर्षचरित का जैसे जिक्र करते हैं, बाण भट्ट की जो लिखी हुई है, उनमें भी क्या है आपके थानेसर का जिक्र है। तो थानेसर जो है, थानेसर किसकी राजधानी रही थी? ये हर्षवर्धन की राजधानी रही थी। हर्षवर्धन, वर्धन वंश का एक राजा था हर्षवर्धन। पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था। माता का नाम यशोमती और बहन का नाम क्या था? इसके राजश्री था, ठीक है। भाई का नाम राज्यवर्धन। वैसे विस्तृत जानकारी मैंने पहले भी दी थी। तो थानेसर जो है वो हर्षवर्धन की राजधानी थी और हर्षवर्धन ने बाद में कनौज को भी अपनी राजधानी बना लिया था, क्योंकि इसके जीजाजी थे ग्रह वर्मा की हत्या के बाद में राजश्री को गद्दी पर बिठा के ये क्या है, कनौज को भी क्या बनाता? अपनी राजधानी बनाता है। तो हरियाणा का थानेसर किस राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन की भी। किसके? हर्षवर्धन। निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के उत्तर में स्थित है? अभी देखो मैंने हाल ही में भी बताया था, यानी निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश। अब केरल को काट ही देना है, क्लियर, क्योंकि मैंने बताया है पिछली जैसे जिक्र किया है कई बार आपको भी, हरियाणा के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश आपका, यूके है, यहां पर यूपी है, यहां पर आरजे राजस्थान और यहां पर आपका पीबी पंजाब। देख सकते हो सीमा कैसे जैसे मैंने लिखी है, ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है और ये आपका पश्चिमी। उत्तर में कौन सा आपका? हिमाचल प्रदेश है, ठीक है भी। और पूर्व में अगर आपसे पूछे तो यूपी, उत्तर प्रदेश सभी। पश्चिम में जैसे आपसे पूछे तो पंजाब है जैसे, और पश्चिम दक्षिण का जैसे जिक्र करें तो राजस्थान है। क्लियर करना है, इन चीजों को समझना है सिर्फ, और ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी इनके अंदर नहीं है। तो हरियाणा के उत्तर में जो स्थित है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश। आसान क्वेश्चन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर स्थित है? हिसार है। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, सैकड़ों बार भी हमने इनको बारे में बताया भी। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म जो है वो कहां पर है? हिसार के अंदर है। और राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान वो भी आपकी कहां पर है? हिसार के अंदर है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है भी, यानी भारतीय कृषि विकास जो परिषद है उसके अंतर्गत क्या करते हैं? ये काम करते हैं भी, ठीक है। घोड़ों के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया भी, या तो हिसार के अंदर पाले, विश्व में अगर हम जिक्र करते तो सर्वाधिक रूप से या तो सऊदी अरब के अंदर घोड़े पाले जाते हैं, या फिर भारत का जैसे जिक्र करते हैं हिसार में। हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान और ऑस्ट्रेलियन असव अनुसंधान संस्थान आपका टोहाना, जैसे मैंने बार बार आपको बताया। अरावली श्रेणियां हरियाणा के किस भाग से गुजरती है? अरे देखो अरावली का जिक्र किया है मैंने आपको कई बार इस बारे में बताया। यहां पर तो देखो आपकी कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियां हैं भी। कौन सी पहाड़ियां? हिमालय की शिवालिक है। और यहां हरियाणा में जैसे दक्षिणी हरियाणा का जैसे यहां पर जिक्र करते हैं तो यहां पर कौन सी आपकी? दक्षिणी हरियाणा के अंदर अरावली। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्या है आपकी? अरावली है। और ये आपकी क्या है? शिवालिक है भी। क्या है? शिवालिक। शिवालिक जो है ये किसकी है?
हिमालय पर्वत की भी। और अरावली आप खुद क्या है, एक पर्वत है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है। और विश्व का सबसे नवीन पर्वत का जब हम जिक्र करते हैं तो हिमालय पर्वत। और हिमालय की शिवालिक की जो पहाड़ी है वो कहां पर स्थित है, हरियाणा में। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के अंदर विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत भी है और विश्व का सबसे नवीन पर्वत भी। ठीक है भी, याद हो करना चाहिए। शिवालिक की चोटी के बारे में, करो के बारे में पूछा जाता है। अरावली की कुलताजपुर के बारे में भी सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्थिति पूछी जाती है। ठीक है भी, शिवालिक की पहाड़ियां सबसे ज्यादा बारिश करती है हरियाणा में। ठीक है, छछरौली का जैसे जिक्र करते हैं, जिसको क्या है, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, हरियाणा का मानिसराम है कहा जाता है। ये चीज आप क्लियर करो। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में तो कुलताजपुर है, वैसे जिक्र करोगे तो गुरु शिखर माउंट आबू। अब अरावली पर्वत, हिमालय का जैसे जिक्र किया, शिवालिक की आप चोटी की याद कर सकते हो हरियाणा। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हरियाणा के अंदर, करो का जैसे आप जिक्र करते हो, क्योंकि शिवालिक श्रृंखला है हिमालय पर्वत की भी। ठीक है भाई, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो हिमालय पर्वत की। अब भारत में पूछे तो हम जिक्र करेंगे K2 गाडविन ऑस्टिन का। अगर वैसे हिमालय पर्वत का जिक्र करें तो हम 8,848 मीटर बताएंगे, किसको, माउंट एवरेस्ट को। ठीक है भाई, अब माउंट एवरेस्ट की भी चोटी की भी ऊंचाई बढ़ गई है भाई। अभी हाल ही में चीन और जैसे नेपाल सरकार का मैंने जिक्र किया है इस चीज के बारे में, तो उन्होंने क्या है, इसकी पुष्टि की है भी। अब इसकी 8,848 है, 8,848 है, 0.86 होगी मेरे साथ, 86 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में चंडीगढ़ की योजना किसने बनाई थी, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन भी आपका देखो पेपर का जैसे लेवल देखे तो बिल्कुल सिंपल है भी। चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है, चंडीगढ़ के बनाने वाला डिजाइनर अगर कोई है तो हम जैसे जिक्र करते हैं वो ली कार्बूजियर है भी। किस देश से संबंध रखता था, फ्रांसीसी था। कौन लेके आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का जो शहर था वो कौन सा था, चंडीगढ़ था भी। ठीक है, तो ली कार्बूजियर वो है, वो चंडीगढ़ की योजना बनाई थी। दिल्ली का एडविन लुटियस का जैसे मैंने कई बार जिक्र किया था। उसके बाद में कोलकाता का हम जिक्र करते तो चार नाक भी क्या है, चार है नाक, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में लिखा है हरियाणा के ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली खालिस्तान थे भी। अरे हाली का जैसे हमने बहुत बार जिक्र किया भी, हाली अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत से संबंध रखते थे। कहां से संबंध रखते थे, पानीपत। पानीपत में उनकी क्या है, दरगाह है। तो ये एक उर्दू के कवि थे भी, शायर थे, एक समाज सुधारक थे भी, एक समाज सुधारक भी थे भी, एक शिक्षक के तौर पर भी इनको क्या हमें जानते, अल्ताफ है हुसैन हाली को। और इन्हीं के नाम से आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, हाली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य के अंदर, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार। ठीक है भी, ये चीज भी आप क्लियर करो। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1970 में भी, 1970 में हरियाणा साहित्य अकादमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क के रूप में, तो ये कलेसर का जिक्र किया, सुल्तानपुर पक्षी विहार, भिंडावास और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य का जैसे जिक्र किया है, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार भी। ठीक है, जिसको डॉक्टर सलीम अली अभ्यारण्य, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली के सानिध्य में ये बना है, जहां पर साइबेरियन क्या आते हैं, क्रेन आते हैं। मैंने सैकड़ों बार आपको बताए हैं भी, जब साइबेरिया जो रूस का भाग है एशिया महाद्वीप के अंदर, जहां पर ठंड पड़ती है, तो उस ठंड के दौरान वो पक्षी क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, भारत की तरफ आते हैं। और भारत में कहां पर आते हैं, वो सुल्तानपुर पक्षी विहार में आते हैं। फरूखनगर जैसे मैंने बताया था, गुड़गांव का जैसे जिक्र किया था। डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने पक्षी विज्ञानी है। ठीक है भी, जाने माने पक्षी विज्ञानी, बहुत बार जैसे जिक्र किया था भी मैंने इनके। कलेसर जैसे आप पढ़ते हो यमुनानगर में है, और भिंडावास झज्जर में है, और नाहर आप पढ़ते हो तो रेवाड़ी का जैसे आप जिक्र करते हो बहुत बार। इसके अलावा हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था, 1997 में। यह भी आपको हमारी पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, पूरी जानकारी उनके बारे, पावर है जनरेशन के बारे। नेक्स्ट था हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। अरे हरियाणा का राज्य पक्षी का जैसे जिक्र किया था भी, राज्य पक्षी, हरियाणा का राज्य पक्षी, देखो सारी की सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। राज्य पक्षी जो आपका है वो क्या है, ब्लैक फ्रैंकोलिन है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। इसमें दिया हुआ है मोर, कबूतर, तोता और ब्लैक फ्रैंकोलिन दिया हुआ है। तो ब्लैक फ्रैंकोलिन वो हरियाणा का क्या है, राज्य पक्षी है। राज्य पशु का जैसे जिक्र करते हैं तो काला हिरण का भी जैसे जिक्र करते हैं, काला हिरण है। इसमें कबूतर दिया है, तो कबूतर किस राज्य का, राज्य की
पक्षी है तो ये महाराष्ट्र का भी, किसका है? महाराष्ट्र का। और मोर दिया हुआ है तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है भी। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कई बार आपको बताया 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। किसको? मोर को भी। किसको? मोर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला का हरियाणा के किस जिले से संबंधित थी? अंबाला से। ये भी आपको बहुत बार मैंने बताया था भी। सुषमा स्वराज है, परिणीति चोपड़ा है, अमरीश पुरी है, ओमपुरी है, मदन पुरी है, ये सब कहां से संबंध रखते हैं? ये आपके अंबाला से संबंध रखते हैं भी। कहां से संबंध रखते हैं? ये अंबाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन था हरियाणा में शीतला माता का मेला निम्नलिखित में से किस जिले में? शीतला माता से संबंधित भी सैकड़ों बार आपको जानकारी दी थी मैंने। शीतला माता, तो शीतला माता का जो मेला लगता है, जो मंदिर है, वो गुरुग्राम में है भी। कहां पर है? गुरुग्राम। खास करके मैंने गुरु प्लस ग्राम से यानी द्रोणाचार्य से संबंधित बताया था भी। गुड़गांव जो है ना वो द्रोणाचार्य से संबंधित है। किससे संबंधित? आपका द्रोणाचार्य से संबंधित है। और उन्हीं की पत्नी कृपी के नाम से शीतला देवी, ठीक है भी, चेचक की देवी के रूप में भी जिसको जाना जाता है। तो शीतला माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? गुरुग्राम में है। और इसके जो बोर्ड बना हुआ है भी, ठीक है भी, यानी शीतला माता साइन बोर्ड, जिसके क्या है? अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं भी। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना? अरे कई बार इसके बारे में बताया था अभी। 22वां जो जिला बना था ना हरियाणा का, 22वां जिला बना था आपका, वो बना था चरखी दादरी भी। क्या बना था? चरखी दादरी। कब बना था? 1 दिसंबर 2016 को भी। 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा का एक जिला बना था चरखी दादरी। किससे अलग होकर बना था? भिवानी से भी। किससे अलग हुआ था? भिवानी। और भिवानी किससे अलग हुआ था? हिसार से भी। हिसार कब बना था? 1 नवंबर 1966 को भी। 1 नवंबर 1966 को आपका हिसार बना। हिसार से फिर भिवानी अलग हुआ था। हिसार से फिर क्या हुआ था? 1972 के अंदर है भिवानी अलग हुआ। और भिवानी से फिर 2016 में कौन सा अलग हो गया? चरखी दादरी अलग होगा। पता होना चाहिए हरियाणा में जितने भी जिले जो बने हैं किससे अलग होके बना भी, किससे कट के बना, ये जानकारी भी हमें क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए इस चीज के बारे में, ठीक है भाई। तो अंतिम जिला भी पूछा जा सकता है। 22वां जैसे दे दिया ना, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी हरियाणा का अंतिम जिला कौन सा बना था? तो चरखी दादरी बना था 1 दिसंबर 2016 को। किससे अलग होके? भिवानी से अलग होके, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष योजना संघ सरकार के किस विभाग से संबंधित है? देखो मिशन इंद्रधनुष का जैसे जिक्र किया अभी, मिशन है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष का जैसे जिक्र किया है तो संघ सरकार की किस विभाग से जुड़ी हुई है? अब मैंने कई बार आपको बताया है भी 3 तरह की सूचियां होती है। केंद्रीय सूची होती है, संघ सूची होती है और राज्य सूची होती है। केंद्रीय सूची के ऊपर अधिकार बनाने का, जो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के ऊपर सिर्फ राज्य सरकार, और संवर्ती सूची जो होती है उसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार है कानून बना। अब मिशन इंद्रधनुष तो हरियाणा में भी चला था, भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये भारत के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है भी। किससे जुड़ी है? भारत के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है ये योजना। तो संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, आपको ध्यान। तो स्वास्थ्य में क्या है? केंद्र सरकार भी काम कर सकती है और राज्य सरकार भी। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये क्या है? संवर्ती सूची के विषय है। इसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो मिशन इंद्रधनुष है टीकाकरण से जो संबंधित थी, ये केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की क्या थी? एक योजना थी, प्लानिंग थी, ठीक है भी। ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो वर्तमान में क्या है? केंद्र के अंदर स्वास्थ्य मंत्री है। और हरियाणा में आप अनिल विज का जैसे जिक्र कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हरियाणा के 10 नए उपमंडलों में शामिल नहीं है भी? अब समझने की बात है, सबसे पहले तो आप पढ़ो भी, और खास करके अगर आपने पढ़ा है और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र के बारे में अगर थोड़ा सा आपको ध्यान है तो आप क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि कई ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं जिनका हरियाणा से कोई लेना देना नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो? उनको क्लियर कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सा हरियाणा के 10 नए उपमंडलों में शामिल नहीं है भी? 10 नए उपमंडल उसमें शामिल नहीं। एक तो बड़खल है भी, क्या है? बड़खल। उसके बाद में एक जी करके है मुनक है भी, क्या है? मुनक। एक नारनौद है भी, क्या है? आपके नारनौद। और एक आपकी बादली भी, क्या है? बादली। इसमें से आपको अलग छांटना है जो 10 उपमंडलों में से 10 उपमंडलों में शामिल नहीं है। बड़खल है, आपको ध्यान होना चाहिए, फरीदाबाद के अंतर्गत है भी ये, फरीदाबाद में पढ़ते हैं बड़खल। नारनौद जैसे पढ़ते हैं तो नारनौद हिसार में, ये भी है आपका भी। और बादली आपका झज्जर में, तो ये भी है भी। अब बच्चा कौन सा? आपका मुनक, क्योंकि मुनक आपका पंजाब में है भाई। कहां पर आपका मुनक है? पंजाब में है, तो मुनक इसका होगा भी, ठीक है भी।
ये चीज आप क्लियर करो। HSSC क्या माने वो एक अलग बात है, परंतु इसका जो है वो क्या होगा, आपका मुनक होगा। अभी क्या होगा, मुनक। ठीक है, बड़खल, नारनौद और बादली तो शामिल है, बड़खल झील भी है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। बड़खल क्या है, हरियाणा की सबसे बड़ी एक झील के रूप में भी जाना जाता है, अरावली की तलहटी में जो स्थित है, और बड़खल एक क्या उपमंडल भी है भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मैंने पहले ही जिक्र किया था, अभी जो मिशन इंद्रधनुष का जैसे जिक्र कर रहा था, डॉक्टर हर्षवर्धन का जैसे मैंने जिक्र किया था, तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी आपको बताया था भी अनिल विज है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री। गृह मंत्री भी अब की बार है भी। इसके अलावा कहां से विधायक है? अंबाला कैंट से विधायक अभी क्या है, अंबाला कैंट से विधायक है, दाढ़ीवाला बाबा के नाम से बड़ी मशहूर है, ये आपके अनिल विज। डॉक्टर बनवारी लाल भी दे रखे, इसमें बनवारी लाल ये सहकारिता मंत्री है, और हरियाणा के रेवाड़ी जिले की जो आरक्षित सीट है बावल, वहां से विधायक है भी। ठीक है, दूसरी बार मंत्री बने, क्योंकि पिछले प्लान के अंदर भी मंत्री थे, 2014 से 2019 और 2019 से अब भी क्या ये मंत्री है। रणजीत सिंह चौटाला जैसे दिया ऑप्शन, तो रणजीत सिंह चौटाला के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए। अक्षय ऊर्जा है, जेल मंत्री का जैसे जिक्र करते हैं, और बिजली मंत्रालय किसी के पास है तो रणजीत सिंह चौटाला के पास है। किस विधानसभा सीट से ये विधायक? आपके रानिया से भी। ठीक है भी, रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय है, और हरियाणा विधानसभा के अंदर जैसे जिक्र करते हैं, यानी हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में सबसे वयोवृद्ध जो मंत्री बने हुए वो कौन आपके? वो है रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 34वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले 2020 में किस राज्य को थीम राज्य के रूप में चुना गया था? हिमाचल प्रदेश है भी, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया भी, हरियाणा के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगता है ना सूरजकुंड में, एक उसमें क्या होता है, एक थीम स्टेट होता है और एक थीम कंट्री होता है। थीम स्टेट और थीम कंट्री होता है। तो 2020 के अंदर जो थीम स्टेट था वो आपका हिमाचल प्रदेश था भी। कौन था? हिमाचल प्रदेश। अब 2021 के अंदर जो 35वां होना था वो क्या कर दिया है, कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। बच्चे कह रहे थे भाई साहब जाके आना है, पापा जाके आना है मेले में, अब की बार देख के आना है, वो मेला अब की बार लगेगा ही नहीं, स्थगित कर दिया। ठीक है भी, ये चीज आप क्लियर करो। तो हरियाणा में 34वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में 2020 के किस राज्य? तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अमित पंघाल का जैसे जिक्र किया, बार बार मैंने आपको बताया इनके बारे में भी, मुक्केबाज है ये। नीरज चोपड़ा है वो भाला फेंक है भी। ठीक है भी, और बजरंग पूनिया है ये कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित? आपके कुश्ती से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भी, इंडिया जीके के अंतर्गत जैसे जिक्र करते हैं, भारत में 17वीं लोकसभा का स्पीकर कौन चुना गया भी? यानी 17वीं लोकसभा का जैसे जिक्र किया है, 17वीं जो लोकसभा है ना, 17वीं लोकसभा के जैसे स्पीकर का जैसे जिक्र किया भी, लोकसभा के स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर जो है वो आपके ऑप्शन दिए इन्होंने, निर्मला सीतारमन भी, निर्मला सीतारमन का जैसे जिक्र किया, सीतारमन है। ओम बिरला है भी, क्या है आपके? ओम बिरला है। वेंकैया नायडू है भी, क्या है? वेंकैया नायडू है। और एक आपके जैसे जिक्र किया है वीरेंद्र कुमार भी, क्या है? वीरेंद्र कुमार। तो आपके ओम बिरला क्या है? 17वीं विधानसभा के स्पीकर हैं। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है भी, क्या है? आपकी वित्त मंत्री है। खास करके आपको ध्यान होना चाहिए, भारत की पहली महिला स्वतंत्र प्रभार वित्त मंत्री अगर कोई है तो निर्मला सीतारमन है। निर्मला सीतारमन है, क्लियर होना चाहिए चीज के बारे में। और भारत की पहली ऐसी महिला भी बन गई है निर्मला सीतारमन है, जिन्होंने पेपरलेस बजट क्या किया, पेश किया 1 फरवरी 2021 को। ठीक है भी, बजट के बारे में मैं अलग से आपको करवाऊंगा। ओम बिरला जो है ये कोटा से सांसद है भी। कहां से सांसद है? कोटा से सांसद है। और 17वीं लोकसभा के अंदर क्या है, ये लोकसभा के स्पीकर है भी, लोकसभा की क्या है? स्पीकर है। एम वेंकैया नायडू आपको ध्यान होना चाहिए, राज्यसभा के सभापति है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी है, और भारत के उपराष्ट्रपति भी है। भारत के उपराष्ट्रपति, ये क्लियर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 यानी गणतंत्र दिवस है, तंत्र दिवस 2020 का जिक्र कर रहा है अभी 2020 गणतंत्र दिवस 2020 पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किसने की थी? ये आपका क्या आया हुआ है क्वेश्चन। तो 2000 गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भी बनाते हैं। गणतंत्र दिवस हर वर्ष कब बनाते हैं? हमें 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था।
और 15 अगस्त 1947 को हम क्या हुए थे, आजाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बच्चों को क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो 2020 में गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे, यानी दिवस 2 की मुख्य अतिथि थे चीन, रूस, ब्राजील और श्रीलंका। ठीक है भी, तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए, ब्राजील भी। ठीक है भी, क्या आएगा, ब्राजील। और ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे भी मुख्य अतिथि के रूप में, राष्ट्रपति भी। कौन थे राष्ट्रपति का जैसे जिक्र करते हैं तो जेयर बोल्सो नारो भी। ठीक है भी, जेल बोल्सो नारो, ये ब्राजील के क्या थे, राष्ट्रपति थे। यानी ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सो नारो 2020 में गणतंत्र, जो भारत में गणतंत्र दिवस बनाए, उसके मुख्य अतिथि थे भी। ब्राजील का जैसे मैंने जिक्र किया था, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उस महाद्वीप का एक देश है, सांपों का देश कहा जाता है इसको। कट्टा शहद भी कहां पर मिलता है, ब्राजील के अंदर मिलता है। और राजधानी क्या है इसकी, ब्रासिलिया राजधानी है। विश्व की कवा मंडी किसे कहते हैं, साओ पालो को कहते हैं। साओ पालो, रियो डी जेनेरो, ये जो शहर है वो विश्व के किस देश में है, वो आपके ब्राजील में। ठीक है जी, खास करके फुटबॉल की टीम बड़ी मशहूर है यहां की, आपको ध्यान होना चाहिए। और ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश भी अभी। ठीक है, अब आपसे पूछे भी, ये तो हम 20 का जिक्र कर रहे थे, 2021 में कौन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी, अभी हाल ही में, करंट का जैसे जिक्र करते हैं भी। तो 2021 में भारत में जो गणतंत्र दिवस बनाया था 2021 में, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो शिरकत की थी वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी। ठीक है भी, क्या है ब्रिटेन की, इंपॉर्टेंट है, याद करना, जरूर पूछा जाएगा। ब्रिटेन का पीएम का जैसे जिक्र करते बोरिस जॉनसन भी। ठीक है भी, बोरिस जॉनसन। यानी 2020 में तो आपके थे जेयर बोल्सोनारो थे, और 2021 में आपसे पूछे तो ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन थे भी, बोरिस जॉनसन। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप क्लियर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी। विश्व दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस का जैसे जिक्र किया है, तो विश्व दुग्ध दिवस जो बनाया जाता है वो हर साल 1 जून को बनाया जाता है भी। यानी विश्व दुग्ध दिवस का जैसे जिक्र किया था, दुग्ध दिवस लिखा हुआ है 1 जून, 5 जून, 1 जून, 5 जून, उसके बाद में लिखा है 21 जून, 21 जून, और 3 जून भी, क्या है आपके 3 जून। तो विश्व दुग्ध दिवस जो बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, 1 जून को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 1 जून को। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है, वो डेनमार्क का, जिसे मैं बार बार जिक्र करता हूं, डेनमार्क। और भारत विश्व के प्रमुख दुग्ध उत्पादक देश है। संपूर्ण आहार के रूप में दूध को क्या है, जाना जाता है, दूध का जैसे जिक्र करते हैं। और घोषणा किसने की थी विश्व दुग्ध दिवस बनाने की, तो आपको क्लियर होना चाहिए, यूएनओ का जैसे जिक्र करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक शाखा है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय इटली के रोम में है। इसी ने घोषणा की थी भी 1 जून को हर साल क्या बनाएंगे हम, विश्व दुग्ध दिवस के रूप में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विश्व दुग्ध दिवस। 21 जून को हम क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाते हैं। 3 जून को मेरे हिसाब से विश्व साइकिल दिवस बनाया जाता है। और 5 जून का जैसे जिक्र करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस भी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। देखो, दिन हर दिन को ही हम किसी न किसी दिवस के रूप में मनाते हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण उनके बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है विश्व दुग्ध दिवस का, जैसे मैंने जिक्र किया था। उसके बाद में 3 जून विश्व साइकिल दिवस बनाते हैं। सारे के सारे ऑप्शन जितने भी आपके आए ना, उन ऑप्शनों से आप संबंधित क्वेश्चन बनाओ। 1 जून को क्या बनाते हैं आपके जैसे विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का जैसे जिक्र किया, 21 विश्व योग दिवस का, और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मेक मिल्स का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, ये पढ़ो। नाभिकीय भौतिकी के पिता कौन कहलाते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जीके का भी क्वेश्चन बनता है ये। तो नाभिकीय भौतिकी के पिता कहा जाता है रदरफोर्ड को भी। किसको, नाभिकीय भौतिकी के पिता कौन है, रदरफोर्ड। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, जे थॉमसन दे रखे हैं, न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन दे रखे हैं, 4, और एक रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का पिता कहा जाता है। जेम्स थॉमसन इलेक्ट्रॉन जो का जन्मदाता कहा जाता है। न्यूटन ने क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल दिया था।
गति का नियम दिया था। न्यूटन ने क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल दिया था और गति का नियम दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और कहते हैं दुनिया में भी अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, इसने अपने दिमाग का 1% यूज किया था और दुनिया के ऊपर इन्होंने क्या किया? राज किया है। इसका मतलब हम तो दिमाग यूज करते ही नहीं फिर भाई। तो आप भी अपना दिमाग है यूज करना शुरू करो। पृथ्वी की घूर्णन गति उत्पन्न करती है, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या बनते हैं, क्या उत्पत्ति करती है। अब आपको क्लियर मैंने कई बार बताया भी, भूगोल में जैसे ज्योग्राफी जब हमने की है, विश्व भूगोल भी किया है, पृथ्वी की घूर्णन गति उत्पन्न करती है दिन और रात का परिवर्तन, उत्तरी और दक्षिणी विस्थापन, मौसमी परिवर्तन या वर्षा ऋतु भी। क्लियर हो? पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी की दो गतियां होती है भी। पृथ्वी की कितनी गति होती है? पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियों का जैसे जिक्र करते हैं तो एक तो घूर्णन गति होती है भी। क्या होती है? घूर्णन गति होती है भी। ठीक है भी, गति यानी घूर्णन गति होती है। एक तो दैनिक गति होती है, जैसे अब इन्होंने दैनिक गति का जिक्र किया। घूर्णन अपने अक्ष पर जब घूमती है, ये जैसे जिक्र करते हैं अपने अक्ष पर जो घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, उसे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति से क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। और वार्षिक गति से क्या होते हैं? मौसमी परिवर्तन होते हैं। जब सूर्य के चारों ओर, अब पृथ्वी देखो अपने अक्ष पर खुद भी घूम रही है और ये जो सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमते घूमती है, तब इससे दिन रात बनते हैं। और ये घूमते घूमते जब क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो मौसमी परिवर्तन होते हैं भी। क्या होते हैं? मौसमी परिवर्तन होते हैं। तो दैनिक गति से तो क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं, जिसको घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। और परिक्रमण जो गति होती है, वार्षिक गति होती है, उससे मौसमी परिवर्तन होती है, ऋतुएं परिवर्तित होती है भी। ऋतु गर्मी सर्दी का जो अनुभव करते हैं वो मतलब वार्षिक गति से, पृथ्वी की जो वार्षिक यानी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में जो चक्कर लगाती है उसके। ठीक है भी। और दैनिक गति लगभग 23 घंटे 56 मिनट का, जैसे 24 घंटे का हम जो जिक्र करते हैं उससे दिन रात बनते हैं। तो दिन रात आएंगे भी इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट है, एलोरा की गुफा निम्न में से किस वंश के शासन से संबंधित? सैकड़ों बार मैंने ये क्वेश्चन बताया। अरे सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, अजंता का जैसे जिक्र करते हैं, अजंता और एलोरा क्या है आपकी? एलोरा। अजंता और एलोरा ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है भी। राष्ट्रकूट वंश का जैसे जिक्र करते हैं, राष्ट्रकूट वंश। एलोरा ये सबसे क्लियर हो आपको। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र में है भी। किस राज्य के अंदर है? एमएच महाराष्ट्र के अंदर है। अजंता जो है ये सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता किस धर्म से संबंधित? आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एलोरा जो है ना ये आपके हिंदू धर्म से भी संबंधित है, जैन से संबंधित है और बौद्ध से संबंधित है भी। क्या है? बौद्ध से। यानी तीनों धर्मों का संगम जो मिलेगा वो आपको एलोरा के अंदर मिलेगा। और अजंता सिर्फ किस धर्म से संबंधित है? वो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये चीज आपको किस राज्य में है जैसे जिक्र करते तो महाराष्ट्र में है। और कई बार देखो पढ़ने में आ जाते हैं अजंता एलोरा, द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, परंतु इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 120-25 किलोमीटर का डिफरेंस है। अजंता जाना हो तो आप जलगांव उतरोगे महाराष्ट्र में, और एलोरा जाना हो तो आप कहां उतरोगे? या तो शिरडी श्री शिंगणापुर जाओगे या फिर औरंगाबाद जाके उतरोगे, फिर आप जाओगे। एलोरा किस लिए फेमस है? कैलाश मंदिर के लिए फेमस है। कभी भी घूमने जाओ, बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। कैलाश मंदिर है यहाँ पर। क्या है? कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया हुआ विश्व का सबसे बड़ा शैलकृत मंदिर है कैलाश मंदिर भी। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन मैंने सैकड़ों बार इस क्वेश्चन के बारे में आपको पीडीएफ के अंदर भी जानकारी इसके बारे में मिलेगी। मैंने अजंता एलोरा के बारे में आपको बता रखा है। ठीक है भी। और अजंता और एलोरा को विश्व यूनेस्को ने भी अधिकृत कर रखा है। विश्व धरोहर में ये क्या है? आपके शामिल है। अद्भुत नजारा है जब आप वहां के जाके देखोगे। और खासकर एलोरा के पास ही भगवान शिव का वो एक ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों का जब हम जिक्र करते हैं ना, गणेश्वर जो है, तो गणेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां है आपका? वो भी तो महाराष्ट्र में है, एलोरा के पास है बिल्कुल भी। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो ये चीज आप क्लियर करो भी। किस किस धर्म से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भी? अजंता किस धर्म से संबंधित है? ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एलोरा 3 धर्मों से, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित किया था हमने भी भ्रमण भी 2-3 बार। खास करके 19 नवंबर 2009 की बात है, तब हम गए थे देखने के लिए। 19 नवंबर 2009 को मैं कहा था, एलोरा था। ठीक है। तो सीखने को मिलता है भी वहां पर, जब भी कहीं किसी स्थान के ऊपर जाते हैं, देखते हैं, इन चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रैक्टिकल जितना किया जाए उतना ही हमें क्या अच्छा याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम
पुस्तक किसने लिखी थी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया भी। इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो बुक है इसने ऑप्शन दिए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जैसे जिक्र किया है, उसके बाद में नारायण देसाई का, जवाहरलाल नेहरू का और मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इंडिया विंस फ्रीडम भी क्या है, इंडिया इंपॉर्टेंट है, याद करना भी, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम है, ये मौलाना आजाद की है भी, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी, ठीक है भी, कलाम आजाद, इनकी क्या है ये पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। भारत के क्या थे, पहले शिक्षा मंत्री थे भी, पहले क्या थे ये, शिक्षा मंत्री थे, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, शिक्षा मंत्री थे भारत के मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक महान समाज सुधारक, महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इनको जाना जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। और एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान होना चाहिए, हम हमेशा पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा अध्यक्ष जो रहे, तो युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हैं 1940 से लेकर 45 तक का, जब हम जिक्र करते, ठीक है भी। यानी सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे हैं, सबसे पहले वो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हैं। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी क्या है, बुक है भी, ये चीज है। अब आपसे कई बार एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जैसे जिक्र करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये JL नेहरू के भी, JL नेहरू, यानी जवाब कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसकी, भारतीय खोज पुस्तक किसकी है, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू की है भी। इंडिया डिवाइडेड भी बुक पूछा जाता है बहुत बार भी, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है भी, इंडिया डिवाइडेड, भारत का बंटवारा, भारत का बंटवारा, ये पुस्तक आपकी किसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिसको देश नायक के नाम से जाना जाता है। और भारत के प्रथम क्या थे, वो राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति। किस राज्य से, बिहार राज्य से संबंध रखते, ठीक है भी। ये चीज आप क्लियर करो, जितनी आप याद कर सकते हो, जितनी बुकें आप याद कर सकते हो, उनको आप याद करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार संबंधित है। अभी इसके बारे में भी मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी थी। हम जैसे जिक्र करते दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है वो फिल्म क्षेत्र से संबंधित है भी, यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी, ठीक है भी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये किस से संबंधित, आपके फिल्म क्षेत्र से संबंधित है, फिल्म क्षेत्र, ठीक है भी। फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ये चीज भी आप क्लियर करोगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया सबसे पहले, तो 1969 में भी। कब दिया गया था, 1969। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भी किसको दिया गया था, देवकी रानी को, एक फिल्म अभिनेत्री है हिंदी क्षेत्र की, देवकी रानी को, देवकी रानी रोरिक या खत्री का जिसे जिक्र करते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया उनको, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था 1969 में। बहुत बार रिपीट होता है। 1969 में आपको ध्यान होना चाहिए, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में देना शुरू हुआ था। और 1969 के अंदर ही भारत में बैंकों का, 14 बैंकों का इंदिरा गांधी ने क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया। क्या किया था, सैकड़ों क्वेश्चन आप बना सकते हो 1969 से संबंधित, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे भी सबसे पहले, चलो देवकी रानी को दिया गया था, देवकी रानी को। अगर आपसे पूछे मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया था, मरणोपरांत भी, मरणोपरांत सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, राज कपूर को भी। किसको दिया गया था, सॉरी, पृथ्वीराज कपूर को भी। किसको दिया गया था, ये पृथ्वीराज कपूर भी, ठीक है, पृथ्वीराज कपूर। कब दिया गया था, 1971 में भी। हम पढ़ते हैं ना भी, मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले, घुमाना ही तो है एग्जामिनर को, कुछ भी घुमा सकते हैं। प्रथम की जगह वो ये भी पूछ सकते हैं मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया था, तो पृथ्वीराज कपूर को 1971 में ये दिया गया था। अंतिम रूप जैसे 2000 जिक्र करें इस चीज के भी, यानी 2019 में किसको दिया गया था, ये 2019 का जैसे जिक्र करते हैं, 2019 में जो ये दिया गया था किसको, अमिताभ बच्चन को, ठीक है भी। ये चीज भी आप क्लियर करो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया भी, तो बड़ा महत्वपूर्ण सुंदर सा पेपर था, बड़ा अच्छा पेपर था भी। लगभग मैं भी जब इसको देख रहा हूं तो मैंने ये सोच रहा हूं भी सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए थे। तो आज के पेपर में इतने ही भी,
जो भी पेपर आए ना, आप उनका कैलकुलेशन एनालिसिस जरूर किया करो भी कहां से ये क्वेश्चन आए हुए हैं भी, ठीक है भी, कहां से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जितने भी हमने करवाई है मेहनत करवा के, जो आपको पीडीएफ वगैरह, उसी में से सारा का सारा पेपर आपका आया हुआ है। अगर देखो कोई इतनी बुक पढ़ते हैं, इतनी हमने मॉडल टेस्ट पेपर जो पढ़े हैं, हमने करवाए हैं, उनको करवाने के बाद अगर 20-25 क्वेश्चन जो आपके आ जाते हैं, बहुत मायने रखते हैं। एक एक क्वेश्चन परीक्षा सफल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही। भी क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए भी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।